बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है असेब ज़ादी नावल की आखिरी एपिसोड। ब्रीफकेस का कुछ पता चला, हमारा मतलब है पुलिस ने चोर को पकड़ा या नहीं। अभी तक पुलिस अंधेरे में है। जिस आदमी पर शुबा किया जा रहा था, मेरा मतलब है बशीर फराडिये से है, उसे आज कोर्ट के बाहर मरवा दिया गया। खबर पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये बताओ सजाद वहीद क्या कहता है। मैंने उन पर शक किया है कि कहीं डाका मरवाने में उनका हाथ तो नहीं, और अगर साबित हो गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर क्या बोला? कुछ नहीं, यकीन दिलाता रहा है कि धोखा देना और धोखा खाना पसंद नहीं करता। पक्का हरामी कुत्ता है, उसकी किसी बात का यकीन ना करना। एक बहुत बड़ी रकम हाथ से निकल गई जिसका मुझे बहुत दुख है, और न जाने क्यों मुझे यकीन है कि ये सजाद वहीद की हरकत है। लेकिन ब्रीफकेस उसके हाथ नहीं लगा क्योंकि वो बहुत परेशान है, और ब्रीफकेस बशीर फराडिये से उड़ा और फिर मरवा दिया गया, ये बताने से पहले कि ब्रीफकेस कहाँ है। और सजाद वहीद ने इस खौफ से उसे मरवाया कि कहीं पुलिस तशद्दुद से जुबान ना खोल दे। और मैं एक अहम बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात मिस्टर जीरू? यही कि दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है कि खुद अपने लिए काम करूं। क्या मतलब? हम समझे नहीं। मेरी होने वाली बीवी कह रही है कि खुद इलेक्शन पर खड़ा हो जाऊं। आपका क्या ख्याल है? अगर ये मजाक है तो बड़ा ही संगीन मजाक है, और अगर तुम संजीदा हो तो फिर तुम्हारे बारे सोचना पड़ेगा। जरूर सोचिए डोगर साहिब, मैं अपनी होने वाली बीवी की बात को अपना ईमान समझता हूँ। जीरू का लहजा बहुत तीखा था। तुम इलेक्शन लड़ोगे, ये सुनकर हैरत होगी, लेकिन टिकट तुम्हें कौन सी पार्टी देगी? अगर किसी पार्टी ने कबूल ना किया तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हो जाऊंगा। ये प्रोग्राम कब बना? जब मेरा सेफ तोड़ा गया और मुझे ब्लैकमेल किया गया। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि सजाद वहीद ने अपनी रकम का मुतालबा किया, जबकि उसे मालूम है कि मैं रकम अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैंने सोचा कि रकम कहाँ से लाऊंगा। आपसे वादा किया था कि इसके लिए काम नहीं करूंगा, रकम वापस कर दूंगा, लेकिन ब्रीफकेस की चोरी ने पूरा प्रोग्राम बदल दिया। लिहाजा मैं हस्बी वादा उसके लिए काम कर नहीं सकता। ब्रीफकेस लौटाने की पोजीशन में नहीं हूँ। फिर क्या करूँ? इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा? किसी तरह इससे जान तो छुड़ाना है। क्या वो जान छोड़ देगा? उसे अपनी पड़ जाएगी और मुझे बैठ जाने का कहेगा, और मैं फिर से रुपया मांग लूंगा और बैठ जाऊंगा। आपका और उसका जोश होगा और बज़ाहिर खामोश रहूंगा, लेकिन दर पर्दा आपके लिए काम करूंगा। मेरा ख्याल है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जीरू, तुम हमको डबल क्रॉस तो नहीं करोगे? ये जिंदगी आपकी मरहूने मिन्नत है, आप कहें तो अपने आप को गोली मार लूं। अरे बाबा, तुम्हारी यही बातें तो जान ले लेती हैं। नवाज टोगर का मूड एकदम ठीक हुआ, फिर मजीद बोला, तुमने खुद इलेक्शन लड़ने का कहकर जान निकाल ली थी। अगर पूरी बात करने से पहले बता देते तो तुम्हारा क्या जाता था? जीरू मुस्कुराया और बोला, रकम उड़ गई और वो अपनी रकम पर जोर डालेगा। मेरे पास यही तरीकेकार है कि खुद इलेक्शन पर खड़ा हो जाऊं और उसे अपनी पड़ जाए, फिर मैं सौदेबाजी के काबिल हो जाऊंगा। और अगर कोई तरीका बेहतर है तो आप बताएं। रकम उसे वापस लुटाई भी जा सकती है। नवाज टोगर सरगोशियाना अंदाज में बोला। यानी कि आप लुटाएंगे? जीरो हैरत से बोला, तुम्हारे लिए कुर्बान की जा सकती है। डोगर मुस्कुराया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, किसी हालत में नहीं चाहता कि एक रुपया मेरी जात पर खर्च हो, क्योंकि आपका रुपया मेरा रुपया है। जब जरूरत होगी खुद आपसे मांग लूंगा, और आप इनकार नहीं कर सकते। यकीनन हम इनकार नहीं कर सकते। डोगर मुस्कुराया। तो फिर मुझे अपने प्लान पर अमल करने दीजिए। उस हरामी कुत्ते के लिए कि भल से निकलकर मारूंगा। डबल क्रॉस किया है उसने जीरू दादा को, और समझता है कि मेरी पेशानी में बेवकूफ खड़ा है। नवाज टोकर मुस्कुराया और निहायत ही मुतमिन होकर जीरू के केबिन से उठा, और जीरू के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभर कर मिट गई थी। कहते हैं कि इंसान पहाड़ से गिर पड़े तो अपने बाजू पर खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी की नजरों से गिर जाए तो जिंदगी भर नहीं उड़ सकता। यही हालत शाजिया की थी। वो चंद 15 दिन बाद कराची से लौट आए। उसके मामू के यहाँ भी दिल नहीं लगा था, और दिल इसलिए नहीं लगा था कि मामू के लड़के ने उसे देखकर ठंडी आहें बढ़ना शुरू कर दी थी। शाजिया ने उसे समझाया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और उसकी लव मैरिज होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद उस पर आशिक हो गया था, और कराची में शाजिया उसकी वजह से बेहद बोर हुई थी।
शायद वो मजीद वहां रहती, लेकिन उस लड़की की वजह से उसने कराची को खुदा हाफिज कहा। राबिया उससे लिपट गई थी। अरे बाजी रोन के ही साथ ले गई और फिर इतनी जल्दी वापसी, जबकि जनाब का प्रोग्राम 2 माह रहने का था। और शाजिया धीरे से मुस्कुरा पड़ी। कैसे गुजरे शबो रोज? बोर, बहुत ही बोर। वो अदनान आशिक हो गया। उठते बैठते मुझे देखकर शेर कहता रहता। उसे बहुत समझाया कि बाबा मेरी लव मैरिज होने वाली है, मैंने अपनी पसंद की शादी करना है, लेकिन पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ था कि अपने ही कहता चला गया और बोर करता रहा। आपने एंजॉय करना था, ऐसे किरदार मुश्किल से मिलते हैं, राबिया बोली। इतने में बाजार से राबिया खाजा बेगम लौट आई। दोनों माँ बेटी सीने से लगी। तुम इतनी जल्दी वापस आए, वहाँ सब खैरियत है ना? सब तुम्हें सलाम कह रहे थे और मामू तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। कह रहे थे जाते ही अपनी माँ को गाड़ी में बिठा दो। खाजा बेगम मुस्कुराई और राबिया बहन को अपने कमरे में ले गई। बैठो, बड़ी मिद्दत बाद हम दोनों इस कमरे में अगरचे हुई। और हाँ, जनाब के आशिक बड़े परेशान हैं। कहने लगे शाजिया का अचानक कराची चले जाना इस बात की अलामत है कि उन्होंने मुझे मुआफ नहीं किया। गरीब की बहुत बुरी हालत थी, लिहाजा मैंने उन्हें तसल्ली दी कि बाजी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और तुम्हारी ही रहेगी। और मेरे पीरो मुर्शिद ने भी मुझे कहा कि शाजिया से कहकर सब कुछ खत्म कर दे। इंसान को इस कदर हसास तबीयत का नहीं होना चाहिए। दोनों के दरमियान एक हादसा था जो अनजाने में हुआ। इंसान अपने जज्बात के हाथों टूटता रहता है, लेकिन अक्ल का तकाजा है कि एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि अशर मियाँ दुनिया के आखिरी इंसान हैं जो शाजिया के लिए लिखे जा चुके हैं। जोड़े क्योंकि आसमान पर बनते हैं, इसलिए तकदीर के कामों में दखल नहीं दिया जाता। शाजिया कुछ न बोली थी, सिर्फ मुस्कुराकर उठ गई थी। सफर से बहुत थक गई हूँ, इसलिए गुस्ल के बाद थोड़ा सा आराम कर लूं। जाइए आराम कीजिए। राबिया मुस्कुराकर एक बार फिर बहन के सीने से लग गई और यूं दोनों के दरमियान छाए हुए बादल छट गए। ठीक 4 बजे जीरू घर में दाखिल हुआ और उस वक्त शाजिया सहन से गुजर रही थी। जीरू को देखकर उसने सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया और हैरत से जीरू को देखकर बोली, आपने शायद दस्तक देना गवारा नहीं किया। मुझे अफसोस है, आप क्योंकि कराची तशरीफ फरमा थी। माजान को मैंने बाजार में देखा और फिर भी दस्तक देना चाहिए। आप मुझे माफ कर दे, शायद मेरी पहली और आखिरी गलती है। तशरीफ ले जाइए। मुझे नहीं मालूम था कि हिजाब के पर्दे साफ हो चुके हैं। शाजिया चंद की तरफ बढ़ी और जीरू मन्नो मट्टी तले दफन हो गया। इस कदर शर्मिंदा हुआ कि नजरें ना उठा सका। उसका दिल चाहा कि वापस लौट जाए, लेकिन इस कदर आगे बढ़ चुका था कि वापसी मुनासिब नहीं थी और वो अगर आज वापस लौट जाता तो फिर शायद आ न पाता। लिहाजा वो राबिया के कमरे तक चला आया, रुककर दस्तक दे डाली। जब दाही दरवाजे पर दस्तक ना दी तो ये दरवाजा तो दिल का है, यहाँ दस्तक देने की क्या जरूरत? तशरीफ लाइए। अंदर से राबिया की आवाज उभरी और जीरू शर्मिंदा सा अंदर दाखिल हो गया। तशरीफ रखिए। यार गलती हो गई, बाजी शाजिया ने सहन में टोक दिया। कोई बात नहीं, पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ, बैठिए। दीवानगी ऐसी गलतियां करवा डालती है। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जीरू सोफे पर बैठते हुए बोला, खत्म कीजिए। और ये बात जहन से निकालने के बाजी ने क्या कहा? अम्मा शादी के लिए कह रही थी। वो चाहती है कि जिस कदर जल्द हो सके बहू को घर ले आओ। बाजी की शादी से पहले मुमकिन ही नहीं। क्या उनके लिए कोई लड़का देखा है या मैं देखूं? उनकी मंगनी हो चुकी है, बस देर बाजी की तरफ से है। क्यों? उनकी तरफ से क्यों देर है? फरमाती है कि अभी मूड नहीं। लड़का तो पसंद है, खुद पसंद किया और माशाल्लाह मेरी भी पसंद थी। 2 के दरमियान में जनाब कूद गए। तो ये बात है, आप उसे तैयार करें और मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। चलिए आज बात कर लूंगी और माँ से भी कहूंगी कि बाजी को मजबूर करे। अब इजाजत दीजिए, ज्यादा देर ना बैठ सकूंगा। और फिर जीरू चला गया। रात 9 बजे के बाद ड्राइंग रूम में शाजिया के पास आ बैठी। अब क्या है, वही पुरानी बात। जीरू आया था, कह रहा था कि अम्मा शादी पर जोर दे रही है कि बहू को घर लाओ। तो देर किस बात की आपकी? जब तक आप ब्याह कर घर नहीं सुधारती, गरीब की डोली नहीं उठ सकती। अगर शादी न करना चाहूँ तो फिर ये करीब तमाम जिंदगी कवारी बैठी रह जाएगी, क्योंकि माँ बाप ने मेरी तरफ देखना ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि मुझे घर से निकालने के लिए खुद तैयार हो जाएं, वरना उम्र बीत जाएगी इंतजार में। ठीक है, अशर से बात कर लूं, फिर देखूंगी कि क्या करना है। चलो ये बात मान ली। वैसे बाजी अशर से कुछ मत कीजिएगा, वो गरीब बहुत टूट चुका है। दरअसल मैंने उसे उकसाया था कि बाजी को झटका दो ताकि उसे अजियत का एहसास हो। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। गरीब मुफ्त में मारा गया। मालूम है कि सब शरारत तुम्हारी थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए कराची चली गई। फिर मैंने सोचा और इस नतीजे पर पहुंची, सिर्फ मैं गलत थी, इसमें अशर का कोई कसूर ना था। गुड, वेरी गुड। मैं आज रात सुकून से सो सकूंगी, क्योंकि जब से आप कराची गई ढंग से नींद नहीं आई। और राबिया इतना कहकर उठ गई।
जब अशर को मालूम हुआ कि शाजिया लौट आई है तो वो ऑफिस जाने के बजाय महबूब के दरवाजे पर दस्तक दे बैठा। दरवाजे पर आने वाली हाजरा बेगम थी। आओ बेटे आओ, शाजिया कल ही लौटी है, ड्राइंग रूम में है, नाश्ता बनाऊं या चाय? कुछ नहीं, तैयार होकर घर से निकलने लगा था तो सलमा ने बताया कि शाजिया लौट आई है। इतना कहता हुआ अशर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। शाजिया ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। खुदा का शुक्र है कि आप वापस आ गई। रास्ता तकते आंखें पथरा गई थी। वो सोफे पर बैठते हुए बोला, आपसे एक बात कहना है अशर मियाँ। फरमाइए। अशर का दिल धड़का कि न जाने मोहतरमा क्या बात कह दे। एक मुहावरा है और बहुत पुराना है और दुर्मत भी है। कहते हैं इंसान पहाड़ से गिर पड़े तो एक दिन अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान नजरों से गिर जाए तो जिंदगी भर नहीं उठ सकता। आप मेरी नजरों से नहीं गिरे, मैं खुद अपनी नजरों से गिरी हूँ, लिहाजा अब सारी जिंदगी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकती। कमाल करती हैं आप। कौन सी नजरें, कैसा गिरना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों के दरमियान एक हादसा हुआ और बात खत्म हो गई। कम से कम मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपकी पेशानी की चोट का क्या हाल है? जख्म भर गया है लेकिन चोट का निशान रह गया है और मुझे ये निशान बहुत अजीज है क्योंकि ये मेरी दीवानी का इनाम है। तमाम जिंदगी याद रखूंगा कि महबूब को मनाते वक्त जख्म खा बैठा। राबिया के पीरो मुर्शिद ने कहा है कि हम दोनों को नॉर्मल जिंदगी का आगाज करना चाहिए और मैं उनका हुक्म टाल नहीं सकती, वरना अभी मेरा शादी का इरादा नहीं था। कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। मैं फोन कर देता हूँ, वालदा कल ही आ जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप तामुन करेंगी। और शाजिया मुस्कुरा दे। अशर उठते हुए बोला, बैंक जा रहा हूँ, फोन करूंगा, इजाजत दीजिए। शाजिया ने सिर्फ सर हिलाया और अशर वापस लौट गया। स्याह बादल छट गए थे। उसके लिए जिंदगी की नई सुबह तुलू हुई थी और फिर दूसरे दिन उसकी वालदा घर में बहुत गहमा गहमी थी। सलमा और आपी रजिया भी मौजूद थी। इब्रार हुसैन दुकान से आए थे और 10 तारीख अगले माह की मुकीम हो गई। शादी को सादा तरीके से तय किया गया था। दरमियान में सिर्फ 20 दिन थे और जब वो लोग चले गए तो हाजरा बेगम ने शाजिया से कहा, घर में जो कुछ है तुम्हें मालूम है, लिहाजा रकम लो और बाजार जाओ, अपनी मर्जी का सामान ले आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, पैसे बचा कर रखो, मुझे सादा तरीके से अलविदा करो। जीरू को फोन करके राबिया ने बुलवाया। ये पहला फोन था जो राबिया ने जीरू को किया था। इस बार इसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। राबिया उसे वहीं मिली और शाजिया के बारे में उसे बताया कि 10 तारीख को शादी तय हुई। तुमसे मशवरा करना था कि बारात को होटल में रिसीव करना है या घर में। होटल में, मैं तमाम इंतजाम कर लूंगा। और क्या करोगे? राबिया मुस्कुराई। कपड़ा, जेवर, फर्नीचर्स सब मेरे जिम्मे। आखिर मेरी बहन है शाजिया, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती, वस्तु टूट जाएगा। राबिया शरारत अमेज नजरों से उसे देखते हुए बोली, शरीर कहेंगी, मुझे तुम्हारा प्यार शादी के बाद चाहिए। और फिर हाजरा बेगम चाय लेकर आ गई। लो बेटा चाय पी लो, तुमने कभी कुछ खाया पिया नहीं? चाय का शुक्रिया, मैं चाय पीता नहीं, अलबत्ता आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। राबिया मुझे बता चुकी है कि तुम कौन हो। मैं इस घर का एक फर्द हूँ, होने वाला दामाद हूँ और आपकी बेटी शाजिया से बड़ा हूँ। इस नाते मेरा बहुत हक बनता है और इस घर के अफराद पर भी मेरा हक बनता है। मैं अपनी बहन की शादी पर जो कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे रोका ना जाए। अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो मेरी बहन को मेरे साथ भेज दें, कपड़ा, जेवर और फर्नीचर्स पसंद करें। लेकिन बेटे वो नहीं मान रही, कह रही है कि शादी साड़े तरीके से की जाए। वो एक बस्ते घर जा रही है, किसी ऊंचे घर की बहू नहीं बन रही। उसे बुलवाइए। और फिर शाजिया को बुलवाया गया। वो जीरू को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप चाय क्यों नहीं पी रहे? इस घर का पानी भी उस वक्त तक हराम है जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। फरमाइए। मेरे साथ मार्केट चलिए, फर्नीचर्स, कपड़े, जेवर खरीदे, क्योंकि एक भाई बहन को खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। आप हजारों साल जिए भाई, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। आपको बेशक जरूरत ना होगी, लेकिन एक भाई को तो जरूरत है एक बहन की खुशियों की। सॉरी भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ मेरी प्यारी बहन, जो कहता हूँ वो करता हूँ। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। और एक बात मत भूलना कि तुम जीरू दादा की बहन हो और जीरू की बहन ससुराल जाए तो हाली हाथ जाए, मैं अपने आप को गोली नहीं मार लूंगा। इतना कहकर वो उठा और फिर शाम को लोडर आए, फर्नीचर्स उतारा गया और फर्नीचर्स देकर पूरे मोहल्ले की आंखें फैल गई। सिर्फ फर्नीचर्स 1,20,000 का था। राबिया की आंखें हैरत से फट गई। 4 मजदूर साथ आए थे जिन्होंने सामान अंदर रखा था। दूसरे दिन राबिया जीरू के पास पहुंच गई थी। जनाब ने याद फरमाया था, मजदूर ने कहा था कि आपको जीरू साहिब आदत पर बुला रहे हैं। राबिया अपने महसूस लिबास में मलबूस थी। आइए चलते हैं। जीरू उठा और 4 आदमी जो पोशीदा थे दोनों की निगरानी और हिफाजत कर रहे थे।
जीरो से लेकर ज्वेलर्स की एक बड़ी सी दुकान पर आया, पसंद करो, एक मुकम्मल सेट, कीमत की परवाह मत करना। मुझे पता है कितने दिल वाले हो। राबिया ने सरगोशी की और फिर एक सेट पसंद कर लिया गया। 1,80,000 का था। राबिया ने जीरू के कान में सरगोशी की। हर्ष किए जाओ, कौन सा तेरे बाप का माल है। जीरू ने उसे घूर कर देखा। दुकानदार बड़ा मुअद्दब था क्योंकि खरीदार जीरू दादा था। वो सेट लेकर दुकान से बाहर आए। अब कपड़े की बारी है, रेडीमेड लेना है कि सारे? दोनों किस्म के, राबिया बोली। फिर 2 घंटे के अंदर उनकी शॉपिंग खत्म हुई। 3 अटैची खरीदे गए जिनमें कपड़े, जूते, मेकअप का सामान और जरूरी लवाजमात शामिल थे। और एक पिकअप के जरिए राबिया घर पहुंची। पिकअप वाले ने तीनों अटैची अंदर रखे, सलाम करके वापस लौट गया। और जब हाजरा बेगम ने अटैची खोले, जेवरात का सेट देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। और यही हालत शाजिया की हुई थी। इस कदर कीमती सेट था कि शाजिया ने राबिया की तरफ देखा। 1,80,000 का है और पूरी शॉपिंग 5,40,000 की हुई। एक से एक बढ़कर जोड़ा है, अरूसी जोड़ा सिर्फ 70,000 का है। पागल हो गया है ये शख्स, शाजिया परेशान होकर बोली। भाई ये तेरा पागल नहीं होगा तो क्या होशमंद होगा, राबिया मुस्कुराकर बोली। हाजिया बेगम रह न सकी तो बोल पड़ी, बेटी किस्मत वाली हो, नसीबी वाली हो कि तुम्हें जीरू जैसा भाई मिला और तेरी बेटी को शोहर। शाजिया मुस्कुराकर बोली, खुदा नसीब अच्छी करे, वही शर्म में रखने वाला है। मैं किस कदर परेशान रहती थी, अब दोनों बेटियां अपनी घरवाली हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे सर पर। खुदा का शुक्र है कि कुदरत ने इज्जत आबरू रख ली। शायद जिन बाबा की बरकत से हुआ या फिर राबिया की दिन रात की इबादत ने करम नवाजी की और जीरू जैसा और अशर मियाँ जैसा बेटू का मुकद्दर बना। ये सब कुदरत का खेल है। और फिर कुछ दिन के बाद जबकि जहेज को सजा बनाकर रख दिया गया तो हस्बे रवायत मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को दिखाया गया। आंखें ही फट गई थी सबकी कि अजित बाबा ने सब अनायत कर डाली। सलमा ने राबिया के कान में सरगोशी की और राबिया ने चौंक कर उसे घूरा और बोली, बाजार से एक एक चीज खरीदी है और बाप की कमाई से खरीदी है। कितनी मुद्दत से सब कुछ बना रहे थे। सलमा परेशान हुई। मोहल्ले वालों ने हाजरा बेगम को मुबारकबाद दी और बेटी के नसीब अच्छे होने की दुआ दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम खाली हुआ। बारात का इंतजाम एक खूबसूरत होटल में किया गया और दुल्हन को वहीं से रुखसत कर दिया गया। इब्रार हुसैन की एक बेटी अलविदा हुई। राबिया बहन के सीने से लगकर खूब रोई और कहा कि मेरी गुस्ताहियों और गलती को मुआफ कर दे। शाजिया के जाने के बाद घर में एक सन्नाटा था क्योंकि रिश्तेदार होटल ही से अपने अपने घरों को हर्ज कर गए थे और घर में बेटी को अलविदा करने के बाद हर वक्त खामोश खामोश था। राबिया चाहे नमाज बिछाकर खुदा के हुजूर सरबजूद थी। इब्रार हुसैन और हाजरा बेगम अपने कमरे में थे। शाजिया को अशर गांव लेकर नहीं गया था। उसने एक मुकाम होटल में कमरा लेकर सजाया। उन्होंने वही सुहाग रात मनाना थी। जहेज का सामान 2 दिन पहले अशर के घर वाले ले गए। पूरी गली वाले तेल, मेहंदी और शादी में शरीक हुए। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। पूरा मोहल्ला हैरान था कि इब्रार हुसैन ने क्या कुछ नहीं दे डाला था बेटी के जहेज में। सुबह हुई तो राबिया तैयार होने बैठ गई। वो नाश्ता लेकर होटल जाना चाहती थी लेकिन अचानक ही वो खुद ही रुक गई। कुछ सोचा और मुस्कुराई। फिर पड़ोस के घर में फोन करने चली गई। उसके बाद होटल का काज था। पड़ोस वालों की तो किस्मत जाग उठी। जब राबिया फोन करने के लिए पहुंची, वो सब आगे पीछे भाग रहे थे, सदके और कुर्बान हो रहे थे। राबिया मुस्कुराई। फिर उसने होटल के नंबर मिलाया। प्लीज रूम नंबर 2 होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ये अशर की आवाज थी। सुहागरात मुबारक हो। नाश्ता कर चुके हो या ले आऊं? कर रहे हैं। लीजिए अपनी बाजी से बात करें। हाँ राबिया, अब्बू कैसे हैं, माँ कैसी है और तुम कैसी हो? सिर्फ एक ही रात तो घर से बाहर रही हो, ऐसे पूछ रही हो जैसे 7 साल बीत गए हों। राबिया हंसकर बोली। फिर मजीद बोली, रात कैसे गुजरी? बकवास नहीं, माँ और अब्बू का ख्याल रखना। मैं रात को घर आऊंगी और फिर दूसरी सुबह गाँव चली जाऊंगी। जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरी दुआएं तेरे साथ है। सुनो राबिया, परसों वलीमा है। अशर कह रहे हैं कि आप लोग जिस कदर रिश्तेदारों को बुलवाना चाहें उन्हें दावत दे दें और तुम और घर वाले सभी वलीमे में शिरकत करेंगे। जब रात को आओगी तो बात करेंगे। तुम नाश्ता पेट भरकर करना, खाली रहना अच्छी बात नहीं। खुदा हाफिज। राबिया ने फोन बंद किया। शुक्रिया अदा करके घर वापस लौट गई। फिर रात को अशर के साथ आई। वो गरारा सर पहने हुए थी। हाजरा ने उसे सीने से लगाकर प्यार किया और राबिया मुस्कुराकर बोली, आप बहरियत है ना बाजी? एक रात में रंग रूप निखर गया। शरीर कहीं की। कराही गोश्त तैयार किया है, रायता और सलाद शानदार। बस तुम्हारे बाबा घर आ जाएं तो एक साथ खाना खाते हैं। वो आए। हाजरा बेगम मुस्कुराकर बोली। अशर ने उन्हें सलाम किया। इब्रार हुसैन ने उसे प्यार दिया और बेटी को सीने से लगाकर बोले, आखिर छोड़गी ना अकेला? आप लोगों को बहुत जल्दी थी बाबा, शाजिया बोली। चलो मैं खाना लगाती हूँ, ड्राइंग रूम में चलकर बैठो। हाजरा बेगम दामाद और बेटी को एक साथ देखकर खुश हो रही थी। फिर सब ने एक साथ खाना खाया और अशर बोला, कल शाम को मेरा वलीमा है, अब जिस कदर मेहमान चाहें दावत दे दें।
हम सिर्फ घर वाले जाएंगे, इब्रार हुसैन बोले। और यूं ये फैसला भी हुआ। 1 घंटा बैठकर अशर शाजिया को लेकर रुखसत हो गया। वो आपी रजिया के घर गया था, फिर वहां से अपने होटल चला गया। शाजिया की जिंदगी का वर्क मुकम्मल हो गया था और राबिया की जिंदगी का वर्क खाली था। राबिया आने वाले वक्त से खौफजदा थी क्योंकि जीरू बड़े कठिन वक्त से गुजर रहा था। इस बात का इल्म जीरू को भी था और राबिया को भी। जब जीरू से मिलने आया तो दस्तक पर खुद राबिया दरवाजे तक आई। क्या घर में कोई नहीं? सब वलीमे में गाँव गए। जनाब क्यों नहीं गए? मुझे नमाज के लिए अपना कमरा ही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए नहीं जा सके। घर वाले कल किसी वक्त लौट आएंगे। आओ ड्राइंग रूम में बैठते हैं। राबिया से लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। मेरे सोहने जीरो, मैं तुझ पर कुर्बान, मैं बहुत खौफसदा हूँ। मेरे होते हुए दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, मालूम है, और मैं बहुत मुहतात हूँ। जीरू, हम लोगों को ये शहर छोड़ देना चाहिए। मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। 100 साल जिंदा रहकर क्या करना है? चुनाचे लम्हों की तुम्हारी रफाकत पूरी जिंदगी पर भारी होगी। बहुत हौसला बढ़ा रहे हो मेरा जीरो, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, तेरा प्यार हासिल करना चाहती हूँ। सच जीरो, मेरा मन बहुत प्यासा है, मेरी रूह बहुत प्यासी है। मैंने काफी सारे हाथ देखे हैं। मेरी जान, तो मेरा रास्ता खोटा कर रही हो। ये सजाद वहीद और नवाज डोगर बहुत चालाक हैं, ताकत और पैसे वाले हैं, लेकिन बुज़दिल हैं। और बुज़दिल इसलिए हैं कि जिस कदर बड़ा दौलतमंद होगा उस कदर ही बुज़दिल खमीना और अंदर से खोखला होगा। मैं उनकी नफ्सियात समझता हूँ। सच बात तो यह है कि दोनों मेरे पागलपन से खौफसदा हैं और दोनों ही मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन दोनों एतमाद करने पर मजबूर हैं। और जान, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पुलिस मेरे साथ है, इलाका मेरा अपना है, और फिर मेरी हिफाजत तुम करोगे। मैं? वो किस तरह? अपनी रूहानियत से, अपनी ताकत से। मैं जो कुछ कर सकती थी कर चुकी। शहजाद वहीद को खौफसदा कर दिया। वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा, लिहाजा डोगर को खुद संभालो। फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। इस तरह वो लोग चैन से नहीं रहेंगे, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं, मर जाओ या मार डालो। जीरू अपने अल्फाज पर जोर देकर बोला। कोई तीसरा रास्ता तलाश करो, कोई तीसरा रास्ता। राबिया खुद अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली। कोई तीसरा रास्ता? जीरू बड़बड़ाया, फिर खुद ही चौंक कर बोला। दोनों को लड़ा देने में एक मर जाए और दूसरा फांसी, मगर नहीं, ये जीरू नहीं कर सकेगा। हालांकि ये बहुत आसान है। खुद जीने के लिए दूसरों की जान लेना जीरू का शेवा नहीं। मुझे सोचने दो, मैं कोई तीसरा रास्ता निकालूंगा। जितनी जल्दी हो सके करो। ये दोनों काबिल एतबार नहीं। घबराओ मत, तेरा जीरू इस कदर बेबस नहीं और ना ही इस कदर कमजोर कि उसे कोई आसानी से मार जाए। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। बाबा जी से कहो कि जीरू की मदद करे। वो अब किसी की मदद नहीं कर सकते, सो गए हैं। एक गहरी नींद, पता नहीं कब उठे, लेकिन मुझे बहुत ताकत दे गए हैं। लेकिन इस ताकत में दूसरों की भलाई हो सकती है, नुकसान नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना मेरी रूहानी ताकत खत्म हो जाएगी, और मैं ये ताकत खोना नहीं चाहती। बड़ी रियाजत के बाद हासिल की है। जीरू, बाबा जी मुझे छोड़कर वादी जिन्नात जा चुके हैं। तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि मुझे हर रोज बुला लेती हो। बात क्या है? अब पता चला कि जनाब आजाद हो गई हैं। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं। मेरे बाप थे, दोस्त, प्यार करते थे इस गरीब से। कई बार तो उनकी गोद में सर रखकर सो जाती। एक चिन्ह होकर इंसान की तरह मुझे उनको प्यार करते। अपनी लैंग्वेज दुरुस्त कर तो क्या साला साली कहकर बात करती है, लेकिन मैं बात नहीं आती थी। वो गरीब कहा करते कि तूने मेरी जुबान अपने जैसे कर डाली। अब कमरे में तन्हा होती हूँ। घर वालों को नहीं पता कि वो अलविदा हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए बताया कि मेरे पीछे मेरा पीरो मुर्शद नहीं, वरना इन दोनों सालों को खुद गोली मार देती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगा। अब इजाजत दो। अरे पूरे घर में अकेली हूँ, इसलिए तो जा रहा हूँ। तेरे पास बैठने से बदन में आग सी लग जाती है। अगर ये बात है तो भाग जाओ। तन्हाई इंसान की दुश्मन होती है। राबिया मुस्कुराई। ये मोबाइल ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, जब चाहो बात कर लेना। मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं, मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ बात कर सकती हूँ। सिर्फ दिखावे के लिए या मंजर आम पर आने के लिए फोन इस्तेमाल करती हूँ। फिर बात क्यों नहीं करती? तुमसे बात करते हुए बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ। और सच बात तो यह है कि मैं तेरी मोहब्बत में बहुत कमजोर पड़ गई हूँ, वरना बहुत जीदार, फड्डेबाज और मारदार वाली लड़की थी। मुझे पता है, तुम्हारे बारे में सब पता है। किरदार ठीक है मेरा। वो उसे घूर कर बोली। मैंने कुछ कहा? जीरू घबरा कर बोला, फिर उठते हुए बोला, मुझे जाना चाहिए। एक छोटा सा काम याद आया। आइंदा आओ तो अपने काम निपटा कर आओ। जी बेहतर। बस ऐसे ही गुलामी करते रहने तो जीरू के गुलाम कहलाओगे। परवाह नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तो मिलेगी। साले बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। एक तरफ अल्लाह की इबादत, एक तरफ तेरी याद, सब कुछ गुडमुड हो जाता है। तू क्या जाने कि कितना प्यार करती हूँ तुम्हें। जानता हूँ ऐसे ही तेरा दीवाना नहीं। काश मेरे पीरो मुर्शिद जहाँ होते तो मुझे कोई खतरा ना होता।
पता नहीं साले को क्या हुआ कि एकदम भाग गए। कहने लगे 1 साल का अमल तूने 3 महीने में पूरा किया, इसलिए हम जा रहे हैं, और भाग गए। कोई बात नहीं, उनका वक्त पूरा हो गया होगा। जीरू, मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता। अच्छा हुआ चले गए, वरना हम दोनों को प्यार करते देख लेते। बेशरम। राबिया शर्माई और जीरू उठ गया। आग लगाकर भाग रहे हो साले। और जीरू मुस्कुरा दिया। फिर वो चला गया। वो सीधा आरत पर आया और इस बात से बेखबर के दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। डोगर और सजाद वही जीरू को मारने का प्लान बना बैठे, क्योंकि दोनों उस पर एतमाद नहीं कर रहे थे। वो असली दुश्मन, पुराने अदावत रखने वाले 2 इंसान हैरत अंगेज तौर पर इकट्ठे हुए। नवाज डोगर ने सजाद वहीद को अपने खास आदमी के जरिए पैगाम भिजवाया कि गो हम दुश्मन है, लेकिन एक तेरा दुश्मन हम दोनों को जान से मारने पर तुला है, और वो है जीरू दादा। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों को मिल लेना चाहिए। और फिर दोनों शहर से बाहर होटल के कमरे में मिले। दोनों के आदमी साथ थे। कमरा नवाज डोगर के नाम पर बुक किया गया था। इस कदर बेतमादी सजाद वहीद अपने आदमी की फौज लेकर आए हो। तुम्हारे आदमी भी लाबी में नजर आ रहे थे। और नवाज डोगर मुस्कुराया और बोला, एतमाद कर सकते हो, अगर झूठ ना बोलो तो। सजाद वहीद दोस्तों का दोस्त है, पहले तुम बात पूरी कर लो, जिसके लिए हम बहुत मुद्दत बाद फिर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सजाद वहीद मुस्कुरा कर बोला, वक्त की बात है सजाद, बहरकैफ कहना यह है कि जीरू खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है। वॉट? सजाद वहीद उछल गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। नहीं, सजाद वहीद गैर यकीनी अंदाज में बोला, अगर वो खुद इलेक्शन पर खड़ा होता है, उसे कोई पार्टी टिकट भी नहीं देती, तो वो आजाद उम्मीदवार लड़ सकता है, और दुनिया की कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। लिहाजा तुम्हारा 1,50,00,000 रुपया तो गया जहन्नम में। तुम बाजी हार चुके, तुम्हारी रकम भी डूब गई और वकार भी। लिहाजा हम दोनों को कुछ और सोचना चाहिए कि बशीर अफराडी की तरह ये इंसान कैसे मारा जा सकता है। मिस्टर नवाज डोगर, हम मान लेते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन जीरू दादा जिस बला का नाम है, उसके पीछे इतनी बड़ी अनदेखी ताकत कार फरमा है कि इस वक्त जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं उस तक पहुंच रही है। आप कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं सजाद वहीद, और वो वक्त है रूहानियत का। राबिया बेगम जीरू दादा की होने वाली बीवी है, जो हम दोनों की तमाम गुफ्तगू सुन रही है। सजाद वहीद, आप किस दुनिया में रहते हैं यार बादशाह? ये जो सदी जा रही है ना, 14वीं सदी कहलाती है। साइंसी दौर है, कंप्यूटर का जमाना है। सुनिए नवाज डोगर साहिब, हमको जब इस हकीकत का इल्म हुआ तो हमने एसपी राना हफीज से कहा कि 1 माह पहले हमारे घर से हेनवन का सेट चोरी हो गया है, और वो सेट हमें मिल गया। वो एक ज्वेलर्स की जाती तिजोरी में रखा था, जिसे हमारी बीवी ने खुद अपनी वालदा माशता को दिया। हमारी वालदा माशता को घटिया था, इस खातून ने पानी दिया जिसे पीने से उन्हें फौरी तौर पर आराम आया। और एक दिन हम एसपी राना हफीज से कोई बात कर रहे थे तो हमारे कान में उस खातून की आवाज उभरी कि सजाद, हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, हम तक तुम्हारा शुक्रिया पहुंच गया, लिहाजा आने की जहमत ना करें। बस वो दिन और आज के दिन हम सब कुछ भूल गए और जीरू की परछाई से भी दूर रहने लगे। और आप है कि उसे कत्ल करने की बात करते हैं। उस खातून को मालूम है कि हमने बशीर फराडी को कत्ल कराया। खुदा की पनाह, कैसी खातून है। वो फरमा रही थी कि हम जाती मामलात में दखल नहीं देते, जो तुमने बोया खुद ही काट लोगे। उसने हमें मना किया कि अपना ब्रीफकेस मत तलाश करो, वो चमनपुर के घर के अंधे कुएं में पड़ा हुआ है, और उस कुएं के अंदर 1,52,00,000 सांप फन उठाए गुजरे हैं, और वहाँ खून ही खून फैला हुआ है। लेकिन बेवकूफ बशीर फराडी को मरवा बैठे। तब फिर उस खातून ने कहा कि मना किया था तुमको, कर दिया ना एक इंसान का खून, अब मजीद आगे बढ़ना वरना खून ही खून हिस्से में आएगा। तब हम अपना ब्रीफकेस भूल गए। उस खातून के पास जो रूहानी ताकत है एक जिन की इनायत है, जो कि बुजुर्ग जिन है, और ये बात पूरा इलाका जानता है। हैरत है कि आपको इल्म नहीं। आपने हमें खौफजदा किया मिस्टर सजाद वहीद, लेकिन ये सब नजरबंदी भी तो हो सकती है, आंखों का धोखा भी हो सकता है। हमारी वालदा की उम्र 80 साल की है, 3 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, अब खुद अपने पांव पर खड़ी है, दुनिया का हर काम कर रही है। ये भी नजरबंदी कहलाएगी क्या? नहीं नवाज डोगर साहिब, जो कुछ करना है आप खुद कर लें, हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर जीरू खुद इलेक्शन पर खड़ा होता है तो हम खुद ही बैठ जाएंगे। इज्जत और जान प्यारी है, हम इलेक्शन पर लानत भेजते हैं। आपने हमारा वक्त जाया किया, हम जा रहे हैं। सजाद वहीद रुखसत हुआ। नवाज डोगर के लिए एक नई कहानी थी, उनका तमाम प्लान फेल हुआ। अगर ये सच है तो जीरू को पता चल जाएगा कि हम क्या खतरनाक इरादे रखते हैं। उनका जहन काम नहीं कर रहा था। उन्हें अब अपने घर की बजाय राबिया खातून के यहाँ जाना था। उन्होंने मोबाइल पर जीरू का नंबर डायल किया। हम हैं डोगर, फरमाइए, हमें राबिया खातून तक पहुंचना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? आपको अचानक राबिया खातून की जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत किस्से कहानियां सुनी, लेकिन तुमने हमको कुछ नहीं बताया। पूरा इलाका जानता है। अगर आप बेखबर हैं तो ये आपकी कम अकली है। हमें घर नहीं मालूम।
इलाके के किसी भी इंसान से पूछे, आपको घर का पता चल जाएगा। और जीरू ने खुद फोन बंद कर दिया। नवाज जोगर सटपटा गए। जीरू का रवैया अच्छा नहीं था। एक तो वो सांडा और दूसरा एक रूहानी ताकत उसकी पुश पर जिसका उन्हें इल्म ही नहीं था। जब वो इलाके में दाखिल हुए तो उनके आदमी ने राबिया खातून का एड्रेस मालूम किया और कुछ देर के बाद नवाज जोगर एक दरवाजे के सामने खड़े थे जहां 8-10 मजीद हाजिरमत मजीद खड़े थे। शायद अंदर रश ज्यादा था। हाजा बेगम ने नवाज जोगर को अंदर ड्राइंग रूम में बिठाया। आप तशरीफ रखें, आज रश ज्यादा है, मैं बेटी से आपके लिए इजाजत ले आऊं। हाजरा उन्हें बिठाकर चली गई। फिर उनकी वापसी 10 मिनट के बाद हुई। राबिया खातून आपको यहीं पर आकर मिल लेंगी। आपको उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं क्योंकि आप बावजू नहीं। और सॉरी, जल्दी में आ गए। बहरकैफ हम इंतजार कर लेते हैं। डोगर हफीफ हुआ और खालसा बेगम उन्हें घूरते हुए वापस लौट गई। डोगर अपने आदमी और गाड़ी गली में दाखिल होने से पहले ही छोड़ आए थे। उन्हें फिर मजीद आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। जब उन्होंने राबिया खातून को देखा तो घबराकर खड़े हो गए। सफेद पराहन में मलबूस जैसे कोई आसमानी होर उनके सामने मौजूद हो। राबिया खातून अपने महसूस लिबास में तस्बीह लिए दरवाजे पर खड़ी थी और नवाज डोगर को तेज नजरों से घूर रही थी। हम सलाम अर्ज करते हैं। डोगर उसकी नजरों की चिबन को चेहरे पर महसूस करते हुए हड़बड़ाकर बोले, बकवास करते हो। हम पर सलामती खुद खुदा भेजता रहता है। तुम एक दरवेश के पास आए तो अपना नापाक वजूद लेकर आए और हमें खुद चलकर तुम्हारे पास आना पड़ा। लानत है तुम पर और तुम्हारे इरादों पर। अगर तुम्हारी माँ के यार को यह मालूम हुआ कि तुम उसके बारे क्या इरादे रखते हो, वो तुम्हें कुत्ते की मौत मार देगा। वो तुम्हें जमीन के इस कदर नीचे दफन करेगा कि वहाँ 100 साल तक फलसे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि तू इस कदर नापाक है। 2 सांप रहते हैं इस इलाके में जो अपने मफाद के लिए दूसरों का खून चूसते हैं और उस खून को बहाते रहते हैं। बोलो, किस काम को लेकर यहाँ तक आए? क्या हमें आजमाना चाहते हो? हमारी ताकत देखना चाहते हो? जीरू को कत्ल करने का प्लान बनाते हो और अपनी रकीब से शहर से बाहर मिलते हो। और वो गरीब हमसे इस कदर खौफजदा है कि इनकार कर देता है और कुछ सुनता है हमसे नहीं। बहुत कुछ से चलते हैं। डोगर घबरा कर बोला, एक बात कानकुन का सोलो, हम जीरू को तुम्हारी हिफाजत की दुकान नहीं बनाएंगे। हमारा काम इंसानों के अंदर नफरत पैदा करना नहीं, अमन और सलामती देना है। इस इलाके का होने वाला MNA जीरू दादा है और ये बात तुम्हें इसलिए बता दी है कि उल्टे सीधे हाथ पाँव मारना नुकसान उठाओगे। इतना बड़ा नुकसान के लाशें उठाते और कंधा देते थक जाओगे। हम तुम्हारे आसपास खून ही खून देख रहे हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और आंधा अपनी मनहूस सूरत लेकर मत आना। तुमने बहुत वक्त जाया किया हमारा, बहुत हाजतमंद जहन में मौजूद है। इतना कहकर राबिया वापस पलटी और नवाज जोगर को जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया हो। हरामी पिल्ला, ये था अलकाब जो राबिया ने इसे दिया था। गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत गैर हो गई। हरामी पिल्ला, उसके कानों में जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। गाड़ी तेज चलाओ उल्लू के पुट्ठे। वो खामहा चीख पड़े। शायद जहनी रो बह गई थी। आज तक किसी ने नजरें उठाकर उन्हें देखने की जुर्रत ना की थी। उसे एक लड़की ने हरामी पिला कह दिया। उसका दिमाग खराब होना एक कुदरती अमर था। उसका जहन साइंस ही कर रहा था। जीरू होने वाला MNA है। जीरू इस इलाके का होने वाला MNA है। नहीं, डोगर अंदर से चीख उठा। उसके चेहरे पर पसीना आया। घर पहुंचते ही उसने अपने खास आदमी को फोन किया, कमॉन जल्दी, 10-15 मिनट के अंदर पहुंचो। डोगर शायद अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा और उसने जो रास्ते में फैसला किया बड़ा खतरनाक था। उसने जीरू दादा और राबिया को खत्म करने का प्लान बना लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि उसे मालूम है कि रूहानी ताकत से वो जेर तो कर सकती है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब उन दोनों को जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। एक जीरू ही कम नहीं था, ऊपर से सोने पर सुहागा राबिया सवा सिर बनकर सामने आई थी। दूसरी तरफ जीरू चौंक पड़ा। उसके कानों में राबिया की आवाज उभरी, जीरू भागो, डोगर ने तुम्हारे कत्ल का सामान किया। उसके आदमी तुम्हें मारने के लिए चल पड़े। भागो जीरू, जिस कदर भाग सकते हो भागो। वो हरामी पिला तुम पर हमलावर हो सकता है। शुक्रिया जान, अपना घर भी बंद करो। जीहू चूहा, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच गई, तुम अपनी हिफाजत करो। खुदा हाफिज जान। जीरू ने अपनी सीट छोड़ दी। शरीफुद्दीन, जी दादा, डोगर ने मुझे कत्ल करने के लिए आदमी भेजे। मैं डोगर के घर जा रहा हूँ। मोबाइल मेरे पास है। अपने आदमी को सामने लाओ। और फिर कुछ देर के बाद 4 होनहार इंसान जीरू के सामने खड़े थे। वो राबिया खातून की हिफाजत करेंगे और 2 मेरी हिफाजत। डोगर ने हम लोगों को कत्ल करने के लिए अपने कुत्तों को भेजा। बाएं बाजू गली में खड़ी है, आप इधर ही आ जाएं। शरीफुद्दीन आड़त पर, यहाँ कोई आदमी नहीं होना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज। जीरू तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। आप पीछे हटेंगे सर, बाकी काम हम पर छोड़ दे। एक आदमी जिसका नाम बार था बोला और जीरू ने इसकी बात की तामील की। गाड़ी एकदम निकली थी। अजनबी रास्ते को अपनाओ, घर तो देखा हुआ है ना। ये सर, मुख्तार और होशियार होकर लेकिन तेज। आप बेफिक्र रहें, हम अपने काम को बेहतर तौर पर जानते हैं। ये जाने आप पर कुर्बान। ये बाहिर था,
जो ड्राइव करते वक्त सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी बड़ी तेजी से डोगर की तरफ उड़े जा रही थी और 15 मिनट के बाद एक खास मुकाम पर रुक गई। तुम दोनों मेरे दाएं बाएं रहो और अपने रिवॉल्वर तैयार रखो, जीरू बोला। दोनों चीते की फुर्ती के साथ पोजीशन में आए और वो बंगले की पुश पर आए। जीरू ने पूरा बंगला देख रखा था, लिहाजा उसे अजनबी रास्ते की फिक्र न थी। जीरू अपने दोनों साथियों के साथ दीवार फैलांग गया। वो तीनों लॉन में उतरे और सामने डोगर ब्रीफकेस उठाए अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। उसने ड्राइवर को हिदायत दी, रहमत एयरपोर्ट जल्दी चलो, इसको सामने से घेरो, ये फरार हो रहा है। बाहिर अपने साथी के साथ गाड़ी के सामने आया। उसके हाथों में रिवॉल्वर पकड़े हुए थे और डोगर गाड़ी के अंदर बैठते बैठते रुका। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। कौन हो तुम लोग? जीरू के आदमी। क्या मतलब? तुम्हें शूट कर रहे हैं? पागल हो गए हो? डोगर घबरा कर बोला। ये पागल हो गए हैं क्योंकि ये जानिसार लोग हैं। तुमने गलती से अपने कुत्तों को औरत की तरफ भेजा और मैंने सोचा कि तुम्हें घर में पकड़ लूं। जीरू सामने आते हुए बोला। तुम्हें गलत फहमी हुई है जीरू। राबिया खातून की रूहानी ताकत का तुमने गलत अंदाजा लगाया। शूट कर दो। नहीं, डोगर चीहा और बैक वक्त 2 रिवॉल्वरों की गोलियां उसके सीने के पार हो गई। वापसी इसी रास्ते से, जीरू बोला। और दिलारी के रास्ते तीनों आए और गाड़ी राबिया खातून के घर की तरफ चल पड़ी। तेज, बहुत तेज। कुछ कुत्ते उधर भी गए हैं। आप बेफिक्र रहें, एक भी बचकर नहीं जाएगा। जीरू, दुश्मन ने हमला किया, हर तरफ से गोलियां जा रही हैं। जीरू के कानों में राबिया की आवाज उभरी। घबराओ मत, मेरे आदमी तेरी हिफाजत कर रहे हैं और मैं भी पहुंचने वाला हूँ। जल्दी करो जीरू, बहुत गोलियां जा रही हैं। मैं अपने कमरे में बंद हूँ। माँ मेरे साथ है। ऐसे लग रहा है कि दुश्मन ज्यादा है। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं खौफजदा हूँ जीरू। जीरू की महबूबा है, तुम पर जीरू की आज नहीं आने देगा। मैं आ रहा हूँ। आप किससे बातें कर रहे हैं? सर बार घबरा कर बोला। राबिया खातून से वहाँ हमला हो चुका है और दुश्मन ज्यादा हैं और अपने आदमी सिर्फ 2। जल्दी करो, घर गली में दुश्मन मौजूद हैं। जीरू तेज लहजे में बोला और बाबर गरीब कुछ न समझ सका। गाड़ी गली के कांटे पर रुकी और जीरू तेजी से बाहर निकला। गली में 6 आदमी असलहा लिए गली की दीवारों के साथ लगे गोलियां बरसा रहे थे। भून डालो, जीरू गिराया। ये बहुत बुरा हुआ बाबर, जीरू चीहा। सामने से उनके दोनों आदमी दौड़ते हुए करीब आए। अब क्या करें सर? दुश्मन मकान के अंदर दाखिल हो गए। वो दाएं और बाएं वाले मकान की छत पर चले जाएंगे। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके सर। तब जीरू ने ऊंची आवाज में बोला, गली वालों, राबिया खातून की जिंदगी खतरे में है। दुश्मन मकान के अंदर घुस गए हैं। बाहर गली में कोई नहीं। क्या आप लोग अपने दरवाजे खोलकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करोगे ताकि राबिया खातून को वैश्य से बचाया जा सके? उधर जीरू की आवाज टूटी। सहमे हुए चेहरों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। जीरू के आदमी राबिया के आगे वाले मकान के अंदर घुसे और पीछे वाले मकान के अंदर आधे आदमी घुसे। घबराइए नहीं राबिया, आपकी राबिया की हिफाजत के लिए आपकी छतों को इस्तेमाल करेंगे। जीरू इतना कहकर राबिया के दरवाजे की साइड पोजीशन में आया और ऊंची आवाज में बोला, डोगर के कुत्तों, तुम 3 हो और हम 5 और तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। बाहर निकलाओ। मैं जीरू दादा तुम लोगों को माफ करने का ऐलान करता हूँ। अचानक कुछ नौजवान घरों से बाहर निकल आए। जीरू दादा चीख कर बोला, यारो मट्टी का तेल या पेट्रोल इस दरवाजे से घर को आग लगा दो। 2-3 लड़के एक तरफ कूद पड़े। जीरू ने देखा कि उसके आदमी छत पर नजर आ रहे हैं। वो नीचे राबिया के घर में देख रहे थे। जीरू, ये लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। जीरू के कानों में राबिया की सहमी हुई आवाज उभरी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी शारक के करीब हूँ। दरवाजा टूट रहा है। वो अंदर आ गए हैं। राबिया की चीख निकली। अंदर से गोलियों की आवाजें उभरी। जीरू जैसे पागल हुआ। अचानक जीरू ने देखा कि छतों पर चढ़े हुए चारों अफराद ने नीचे सहन में छलांगे लगाई। साथ ही गोलियां चलने की आवाजों ने सन्नाटे को चीरा। एकदम दरवाजा खुला और ये बाहर था। जीरू ने अंदर छलांग लगाई। 3 लाशें सहन में पड़ी थी। डोगर के 3 आदमी मारे गए। जीरू ने नजरअंदाज करते हुए राबिया के कमरे की तरफ भागा। कमरे का मंजर देखकर जीरू पागल हुआ। हाजा बेगम के नीचे राबिया पड़ी थी। उनका जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। जीरू ने हाजा बेगम को राबिया के ऊपर से हटाया, जो कि मर चुकी थी। अलबत्ता राबिया सांसें ले रही थी। गोलियां उसे भी लगी हुई थी। जीरू ने उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसे हाथों पे उठाया। बाहर सहन औरतों और मर्दों से भर गया। बाहर गाड़ी, अंदर गली के अंदर लाओ। राबिया खातून जिंदा है। और बाबर बाहर की तरफ भागा और जीरू राबिया को हाथों पर उठाए बाहर निकल गया। बाहर बड़ी तेजी से गाड़ी को गली के अंदर तक ले आया और राबिया को गाड़ी में डाल दिया गया। सिविल हॉस्पिटल। जीरू चीहा, सुनो, राना डोगर के चंद आदमी ने राबिया खातून पे घर पे हमला किया। राबिया खातून की वालदा मर चुकी। अलबत्ता राबिया ही सांसें ले रही है। वो मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल जा रही है। सिविल हॉस्पिटल पहुंचो और डॉक्टर को जरूरी हिदायत दो, शायद राबिया बच जाए। इतना कहकर उसने मोबाइल फोन को पकड़ा। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से हॉस्पिटल तक पहुंची थी। हरामजादा, ये मर गई तो तुम सबको गोली मार दूंगा। पुलिस को फोन कर दिया, वो पहुंच रही है। तुम लोग ऑपरेशन शुरू करो वरना पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा और खौफजदा डॉक्टर्स
तब तैयार हुए। इधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर के दूसरे ही लम्हे राना हफीज अपने चंद मातहत हमले के साथ जीरू से आ मिला। राबिया खातून किस पोजीशन में है, उसे खुदा के सुपुर्द कर दिया। राना बहुत बुरा हुआ। वो 6 थे और सब मारे गए। 3 सहन के अंदर पड़े हैं, 3 बाहर गली में मुर्दा पड़े हैं। डोगर को किसने मारा? डोगर को? क्या वो मर गया? जीरू हैरत से बोला। उन्हें घर के अंदर किसी ने गोली मारी। घर वालों ने पुश की दीवार से नीचे उतरते 3 आदमी को देखा, लेकिन वो लोग उनकी सूरतें ना देख सके। जीरू कुछ ना बोला और राना सरगोशियाना अंदाज में बोला, कुछ मत छुपाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ राबिया की फिक्र है। तुम जानते हो मेरी जिंदगी है। एसपी राना हफीज ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए और जीरू अपने आदमी से बोला, राहदारी के दोनों कॉर्नर को घिराओ और 2 आदमी ऑपरेशन थिएटर की पोस्ट पर चले जाओ। अभी दूसरा दुश्मन जिंदा है। जीरू का इशारा सजाद वहीद की तरफ था। जीरू के आदमी फौरन हरकत में आए। राना हफीज वापस लौट आए और जीरू से बोले, मैंने डॉक्टर को समझाया और जरूरी हिदायत दे दी है। वो बड़ी तेजी से अपने ऑपरेशन में मसरूफ है। राबिया की क्या पोजीशन है मालूम नहीं। ज्यादा बात नहीं हो सकी। डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान बात करने से वो डिस्टर्ब होते हैं। जीरू खामोश हो गया। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा सजाद वहीद, जहां हो वहीं खड़े रहो। ये बाबर की आवाज थी जो बाएं जानिब दीवारों से गूंजी थी। एसपी राना जीरू बुरी तरह चौंके। हरामजादे, वो मेरी बेटी है। राबिया खातून मेरी बेटी है, सजाद वहीद की बेटी, और तुम एक बाप को रोक रहे हो। सजाद वहीद चिल्ला पड़ा, आने दो बाबर, तलाशी ले लो। हम 200 पर भी एतबार नहीं करते। जीरू दादा गराया। बाबर ने सजाद वहीद की जामा तलाशी लेने के बाद उसे जाने की इजाजत दे दी। सजाद वहीद बड़ी तेज रफ्तारी से जीरू के करीब पहुंचे। उस हादसे की इत्तला मेरे आदमियों ने दी। खुदा की कसम, हम राबिया को अपनी बेटी समझते हैं। इन उल्लू का पट्टा था जिसको मौत आई है। डोगर के कुत्ते थे, सब मार दिए गए। राबिया अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। इस पर राना हफीज बोले, खुदा उसे अपनी मान में रखे। अब डोगर का क्या होगा? मर चुका है। राना हफीज बोला। सजाद वहीद को शदीद जहनी झटका हुआ, फिर उसकी जुबान खामोश हुई। जीरू मुसलसल राहदारी में टहल रहा था। उसे किसी लम्हे भी चैन नहीं था। डोगर को कत्ल करने का तासुर उसके चेहरे पर नहीं था, जैसे वो मरने वाले को जानता तक न हो। एक एमएनए कत्ल हुआ और शहर का एसपी हॉस्पिटल में राबिया खातून की तंदुरुस्ती के लिए बेचैन था। अचानक ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकला। जीरू बड़ी तेजी से उसके करीब आया। मरीजा की पोजीशन बताओ। वो हलकीबल कराया। जो कुछ हमसे हो सकता था कर गुजरे और मजीद कर रहे हैं। 2 गोलियां कंधों में और 1 गोली जो खतरनाक साबित हो सकती है फेफड़े को चीर गई। हम लोगों ने बेहतरीन सर्जरी का मुजाहिरा किया, बड़े सलीके से पोनकारी की। इस वक्त उन्हें मसनूई तौर पर ऑक्सीजन के सहारे रखा है। ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। डॉक्टर, जीरू की आवाज में तपश थी। खुदा पर भरोसा रखें, हमने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। अब कंधे में 2 गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जिस कदर नुकसान उन्हें फेफड़े की गोली ने किया। बस उनका होश में आ जाना शर्त है, फिर हम यकीन से कह सकेंगे। दुआ कीजिए, उन्हें हम कमरे में मुंतकिल कर रहे हैं। इतना कहकर डॉक्टर फिर अंदर चला गया। 6 डॉक्टर बेवक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे और अपनी तमाम कोशिशें बरोकार ला रहे थे। कुछ देर के बाद राबिया को स्ट्रेचर पर डाले बाहर लाया गया। एक तरफ खून की बोतल, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ था। एक लेडी सर्जन और 5 डॉक्टर राबिया को संभाले हुए थी। प्लीज सर, अभी नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। जब तक मरीजा होश में नहीं आ जाती किसी को भी मिलने नहीं दिया जाएगा। ओके। जीरू बेबस हुआ। खुदा पर भरोसा रखो, आप अब हर वक्त इसे ले आए थे। इसने मेरी मौत को अपने गले लगाया। राना हफीज, मेरी मौत को इससे डोगर की क्या दुश्मनी हो सकती थी? जीरू की आवाज भराई। पुलिस 2 लाशें मजीद हॉस्पिटल में लाई, एक खाजा बेगम और दूसरी डोगर की लाश जो पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थे। इस बात से जीरू बेखबर था क्योंकि पोस्टमार्टम का पोर्शन दूसरा था। एसपी ने अपने मोबाइल पर पुलिस को कुछ हिदायत दी और बताया कि वो इससे कहाँ है। कुछ देर बाद एसपी डरते डरते जीरू से बोला, दादा आप अंडर अरेस्ट हैं। आपके 4 आदमी और आप इन 6 आदमियों के कत्ल के जुर्म में डोगर ने भेजे थे। मैं समझ रहा हूँ राना हफीज, ना तो मैं भाग के अपनी पोजीशन खराब करूंगा और ना मेरे आदमी कहीं जाएंगे। दुआ करो राबिया बच जाए, वरना इन पर गोलियां चलाने और चलवाने वालों के पूरे खानदान को मार डालूंगा। कुछ नहीं होगा, खुदा पर भरोसा रखो। वो राबिया बेटी को कुछ ना होने देगा। वो एक इबादत गुजार नेक बच्ची है। राबिया उसकी जिंदगी थी, जिंदगी की हरारत थी, जीरू की सांसों की डोर थी। जीरू, पुलिस हाजा बेगम का पोस्टमार्टम कर चुकी होगी, उनकी तदफीन का कुछ करो। एक माँ बेटी पर कुर्बान हुई। राना हफीज जब कमरे में पहुंचा तो वो नेक खातून बेटी के ऊपर लेटी हुई थी। अपने एक आदमी को इस नेक काम पर लगा दे। और तब जीरू ने बाबर को करीब आने का इशारा किया। जी दादा, राबिया की वालदा मुर्दा खाने में मौजूद है, उन्हें इज्जत से घर ले जाएं। बाहर पूरा इलाका जमा है दादा, फिर इज्जत से मैयत उनके हवाले करो। ये मोहल्ले वालों की आबरू है।
वो ले जाएं अपनी इज्जत को। बहुत बेहतर दादा। बाबर इंतजामात करने चला गया और फिर रात उतर आई। सज्जाद वहीद और एसपी को राबिया के होश में आने का इंतजार था। वो अपनी जगह पर जैसे बुत बनकर रह गए हों। बाहर पुलिस ने गली मोहल्ले वालों को अंदर आने से रोक रखा था। जीरो के साथी राबिया खातून के कमरे के बाहर खिड़की पर रिवाल्वर लिए खड़े थे। शाम उतर आई थी। 3 अफराद बुत बने हुए थे। जीरो तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमजोर पड़ गया था। फिर वो एक डॉक्टर को गिरीबान से पकड़कर बोला, उल्लू के पट्टे कुछ बताते क्यों नहीं? गिरीबान छोड़िए, मरीजा का सांस हमार हो चुका है और इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पूरी तंदुरुस्ती से कोशिश कर रहे हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि सारी कोशिशें बावर होंगी। सांस बेहतर हो गया है। मैं खुद कुछ इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ ताकि वो नंबर ना आ जाए। सॉरी डॉक्टर, वेरी सॉरी। जीरू नादिम हुआ। जीरू सज्जाद वहीद उसके करीब आया और जीरू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा ईमान है कि राबिया को कुछ ना होगा। बीवी की मैयत घर छोड़कर आया हूँ। मेरी बेटी कैसी है? जीरू बेटे, एक बाप की आवाज दुखी थी। दुश्मन वार करके सबको मार डाला मैंने। राबिया जिंदा है। माँ ने उसकी मौत को खुद सीने से लगा लिया। क्या मैं उसे देख नहीं सकता? एक नजर अपनी बेटी को देख नहीं सकता? वो इंतहाई दुख से बोले, पहले से हालत बेहतर है। आप घर जाएं, मैं यहाँ हूं ना। बेटे जीरू, राबिया को होश आया कि नहीं? अभी नहीं। उसकी माँ को अलविदा करना है। वो अपने सफर पर रवाना होने वाली है। क्या वो माँ को नहीं देखेगी? उसे अलविदा नहीं कर सकेगी? वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। बुरा हाल है। उसका साथ आ रही थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अब आप तशरीफ ले जाएं। फिर 10 बज गए। ना तो एसपी वहां से हटा और ना ही सज्जाद वहीद अपनी जगह से हिले। दोनों खामोश खुदा के हुजूर दुआ कर रहे थे। आपको मुबारक हो, आपकी राबिया खतरे से बाहर है। उनका सांस नॉर्मल हुआ है। होश कब आएगा उसे? हमने खुद इंजेक्शन लगा रखे हैं। अभी उन्हें होश में नहीं लाया जा सकता। सबने देखा कि जीरू जैसा मजबूत दिल गुर्दे का मालिक इंसान फर्श पर खुदा के हुजूर सजदा रेस हो गया। सज्जाद वहीद, किस कदर जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। हमसे कोसों दूर रहना। हमने राबिया की जान के सदके तुम्हें माफ किया। जान ले लो जीरू। अपनी इस बेटी की खातिर हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। खुदा का शुक्र करो कि राबिया खतरे से बाहर है। अगर उसे कुछ हो जाता तो सबसे पहले गोली तुम्हें मारता। सज्जाद वहीद ने सर झुकाया। तब एसपी राना हफीज बोले, सर अब जाए। आपने काफी वक्त दिया। जीरू की बात मानने, शायद आपकी चले जाने में आपकी बेटी हो। और फिर सज्जाद वहीद मजबूरन चला गया। हरामजादा, दोगला इंसान, तुम्हें बशीर फ्राडी के कत्ल के जुर्म में अंदर न किया तो कुछ ना किया। राना हफीज बड़बड़ाया। इधर डॉक्टर्स मुतबिन दास में राबिया के कमरे में आ रहे थे। एक डॉक्टर ने जीरू से कहा, अगर आप उन्हें देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन कोई आवाज पैदा नहीं करेगा। शुक्रिया डॉक्टर। तब उसने राना हफीज की तरफ देखा। राना हफीज भी जीरू के साथ अंदर आया। सामने बेड पर देवी गहरी नींद सो रही थी। खून आलूद कपड़े उतार दिए गए। राबिया को सिविल का लिबास पहना दिया गया। उसके सीने तक सफेद चादर मौजूद थी। वो बाएं तरफ असर किए गहरी नींद सो रही थी। जीरू आगे बढ़ा। शाजिया किसी की पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी। भैया, कैसी खुशी तुमने मुझे दी कि पूरा घर मातम कदा बन गया। माँ चली गई। सब्र, खुदा को शायद यही मंजूर था। आओ बहन को देखो जिसे खुदा ने दूसरी जिंदगी दी। और फिर 4 अफराद का काफिला राबिया के कमरे में पहुंचा। जीरू बाहर चला गया। शायद 10 मिनट तक वो तीनों अफराद अंदर रहे। फिर वो बाहर निकल आए। भैया, ये सब कुछ क्या हुआ? माँ ने राबिया की मौत को अपने गले से लगा लिया और तुमने 6 इंसान मार डाले। 6 नहीं 7, उस हरामजादे को भी जिसने हमला करवाया। जीरू की आंखों में खून था। और अब तुम जेल चले जाओगे? जमानत पर जाऊंगा क्योंकि हमला और मरने वाले थे। मैंने तो अपने होने वाली बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। शाजिया बेबसी से रो पड़ी। जीरू ने फिर उसे सीने से लगाया और अशर से बोला, अशर मियाँ, बाबा और शाजिया को घर ले जाओ, यहाँ सब ठीक है। अशर शाजिया और इब्रार हुसैन को लेकर वापस लौट गया। राना, आप सुबह होने से पहले मेरे एक अच्छा वकील तैयार करें। और मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया। हमला आवर मैं नहीं जानता। डोगुर को किसने मारा मुझे नहीं पता। इस वक्त मैं इधर अपने घर की हिफाजत कर रहा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना सर? सब हैरियत है, आप बेफिक्र रहें। मैंने क्या करना है मुझे मालूम है। जीरू ने सर हिलाया। एसपी राना रुखसत हो गया। अब जीरू तन्हा रह गया था। वो सीधा राबिया के कमरे में चला गया। बाबी को उसने कमरे के बाहर पहरा देने को कहा। लेडी डॉक्टर बहुत खूबसूरत औरत थी। उसने खुद कुर्सी से आजाद किया और कुर्सी जीरू को दे दी। आप यहाँ बैठे। बाकी डॉक्टर्स कहाँ हैं? ऑफिस में हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वापस आ सकते हैं। शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान डॉक्टर हैं। ड्यूटी पर हूँ। आप चाय पिएंगे सर? आदत नहीं। और फिर राबिया ने आंखें खोली। सबसे पहली नजर उसकी जीरू पर पड़ी और जीरू से देखकर मुस्कुराया। जीरू? राबिया के होंठ लरसे। मेरी जान जीरू, तुम पर कुर्बान। मैं बच गई हूँ क्या?
दुश्मन सब मार के 6 आदमी जो हमला आवर हुए, वो उल्लू का पट्टा नवाज डोगर, उसको भी मार डाला मैंने। माँ कैसी है? सब ठीक है। ठीक कैसे हो सकता? जब गोलियां मेरी माँ को लगी, वो अपनी बेटी पर कुर्बान हो गई। वो बहुत अजीम माँ थी। माँ? राबिया के होंठ लरसे, आंखें आंसू से भर गई। आपने कोई बात की? हाँ, मरीजा अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी, जो कि मैंने इसे बताया। ये तो सदमे वाली बात थी। डॉक्टर इतना कहकर फिर राबिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। राबिया प्लीज, राबिया बात करो प्लीज। इस वक्त अगर मरीज अब बेहतर पोजीशन में है तो सिर्फ मुझे बात करने दीजिए, जीरू बोला। आप बात कीजिए जनाब, आपको किसने रोका? राबिया, अपने जीरू से बात करो। इंजेक्शन? लेडी डॉक्टर बोली। यस, इंजेक्शन की जरूरत है और इन्हें सुला दिया जाए, दूसरा डॉक्टर बोला। तब राबिया ने आंखें खोली। आंसू का समंदर बंद था उसकी आंखों में, वो देख रही थी। जीरू, जब वो लोग दरवाजा तोड़ रहे थे तो मैंने अपने पीरो मुश्किल को आवाज दी। उनका अमल भूल गई। खौफ से कुछ याद न रहा, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। मैंने सबको मार डाला। माँ जान का और तुम्हारा बदला ले लिया। तुम अब जहन पर जोर मत डालो प्लीज। इंजेक्शन बहुत बेहतर है कि आपके लिए कुछ देर के लिए सो जाएं। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते लबू से राबिया को बाजू में इंजेक्शन दिया। माँ एक अजीम औरत थी। मैं सुन रही हूँ। जीरू, तुम बहुत देर से आए। फिक्र की बात नहीं, हमने खुद सुला दिया है ताकि वो इस हालत में सदमे को बर्दाश्त करने की अपने में कुव्वत पैदा कर सके। वो तमाम रात सुबह होने तक जागता रहा। फिर 9 बजे एसपी राना हफीज आया और जीरू ने अस्पात में सर हिलाया कि सब खैरियत है, चलना पड़ेगा। सब इंतजामात हुए। आपके साथ कोई साथी नहीं, आप तन्हा थे। आपके बाद जो ड्यूटी पर आए उससे कहें कि जीरू नामी नौजवान कपड़े तब्दील करने घर गया है ताकि वो मरीजा को बता सके। आप बेफिक्र हो जाए। शुक्रिया। उसे जल्दी होश आया और अपने सामने बाप बहन अशर को देखा था। माँ कहाँ है? वो अपनों के देखकर फिर रो पड़ी। हमारी माँ जन्नत में चली गई। राबिया ने आंसू बड़े कटोरे फिर बंद कर लिए। जीरू भैया कहाँ है? राबिया, पता नहीं, रात पर तो यही था। वो लिबास तब्दील करने गए। आप क्या कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? दर्द वगैरह तो नहीं? कुछ पीना चाहती हूँ डॉक्टर, होंठ बहुत खुश्क हैं। तब अशर ने शापर से सेब का जूस निकालकर उसके होंठों से लगाया, जिसे पीने के बाद उसने अपने आप को बेहतर पाया। हुआ क्या था? जिन बाबा ने कोई मदद नहीं की वो वादी जिन्नात में चले गए। नहीं, अभी तलब नहीं। इतना कहकर राबिया ने आंखें बंद कर ली। आप इन्हें अनार का जूस दें और हम इन्हें ट्रिप लगा रहे हैं, डॉक्टर बोला। जीरू इस कदर दूर क्यों है? राबिया पर बड़ाई, फिर खुद ही चौंक पड़ी और 7 कत्ल उसकी निगाहों में घूम गए। वो समझ गई कि अदालत में होगा। अशर उसके लिए अनार का जूस लेने चला गया और इब्रार ने अपनी बेटी की पेशानी पर भूसा दिया। खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। बाबा अब तन्हा हो गए। बड़ा दुख है मुझे माँ के अचानक बिछड़ जाने पर। सब खुदा के काम है, जिसने आना है उसने जाना है बेटी, इब्रार हुसैन मोहब्बत से बोले। और फिर चीरू आया। जीरू पूरे 11 बजे आया। वही कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे। वो मुस्कुराया। जमानत हो गई। मेरा वकील बहुत होशियार था। जब साहिब को भी उसने खरीद लिया था। रुपए में बहुत ताकत होती है। राबिया ने आंखें बंद की। फिर शाजिया कह उठी कि घर में अफसोस करने वाले आ रहे हैं, 4 बजे फिर आएंगे। इतना कहकर उसने राबिया को बोसा दिया और चली गई। आंखें खोलो जान। राबिया ने जब आंखें खोली तो आंसू का एक समंदर बंद था उनमें। डॉक्टर इधर आओ, जीरू बोला। डॉक्टर तेजी से करीब बोला। मैं बेड पर बैठकर मरीजा को अपनी सीने से टेक देना चाहता हूँ, आइए इधर बैठिए। फिर 5 मिनट बाद जीरू राबिया को पुश से सीने लगाए हुए था और राबिया ने आंखें बंद की थी। कुछ सुकून मिला। राबिया ने हंकारा पड़ा और जीरू ने राबिया का सर अपने शाने पे टिका दिया। जीरू, राबिया जैसे बहुत दूर से बोली। बोलो जान, क्या कहना है? बाबा जी ने बहुत पीछे इस खून खराबे की तरफ इशारा किया था और कहा था कि हर नमाज में जीरू के लिए खुदा से दुआ किया करो। मुझे इस वक्त पीरो मुर्शिद की अपनी माँ बहुत याद आ रही है। जब हॉस्पिटल से फारूक होंगे तो मैं तुम्हें सीधा उनकी कब्र पर ले जाऊंगा। साला बेईमान बदमाश। राबिया एकदम रो पड़ी और जीरू ने मोहब्बत से उसको सीने पे लाया। रोते नहीं, इसी का नाम जिंदगी है। बदमाशी छोड़ दो, मुझे इस शहर में नहीं रहना। मैं बाबा को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में रहना चाहती हूँ। जो हुक्म दोगी बचा लाऊंगा। अब रोना नहीं, ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे आंसू में बह जाऊं। तब राबिया ने जीरू का हाथ सीने से हटाया, हाथ में लेकर उसे होंठों तक लाई और उसे चूम लिया। साला पागल। जीरू मुस्कुराया और उसी लम्हे सजाद वहीद फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने 2 मोहब्बत करने वालों का अजीब मंजर देखा और खामोशी से फूल रखकर बाहर निकल गया।